नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हॉलीवुड खत्म होने की कगार पर, ट्रंप ने लगाया विदेशी फिल्मों पर 100% का टैरिफ। नेपाल में ट्रेनिंग के लिए पहुंचे पाकिस्तानी सैन्य अफसर, नेपाल की भूमिका पर उठे सवाल। भारत जापान रक्षा मंत्रियों की बैठक, आतंकवाद और सहयोग पर चर्चा। राहुल गांधी की नागरिकता वाली याचिका खारिज, कोर्ट से मिली राहत। और राहुल ने मानी ऐतिहासिक गलती, शाह के इस्तीफे की विपक्ष ने कर डाली मांग। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में फिल्म उद्योग बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने अन्य देशों पर आरोप लगाया है कि वे तरह तरह के प्रोत्साहन देकर फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो को अमेरिका से दूर कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अमेरिका में उद्योग तेजी से खत्म हो रहा है। अन्य देश हमारे फिल्म निर्माताओं और प्रोड्यूसर को अमेरिका से दूर करने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन दे रहे हैं। हॉलीवुड और अमेरिका के कई अन्य क्षेत्र तबाह हो रहे हैं। ये अन्य देशों का सुनियोजित प्रयास है और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी है। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रचार और संदेश भी है, इसलिए मैं वाणिज्य विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को तुरंत उन सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे रहा हूं, जो विदेशों में बनी हैं और हमारे देश में आ रही हैं। हम चाहते हैं कि अमेरिका में फिर से फिल्में बनाई जाएं। The movie making capabilities from the United States. And I said to a couple of people, what do you think? I've done some very strong research over the last weeks. And we're making very few movies now. Hollywood is being destroyed. Now, you have an incompetent, grossly incompetent governor that allowed that to happen. So I'm not just blaming other nations, but other nations, a lot of them, have stolen our movie industry. And I'm saying, if they're not willing to make a movie inside the United States, and we should have a tariff on movies that come in. And not only that, governments are actually giving big money. I mean, they're supporting them financially. So that's sort of a threat to our country in a sense. And it's been a very popular thing. I can tell you one thing, movie makers love it. भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना के 12 अधिकारी 12 दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण के लिए काठमांडू पहुंचे हैं। नेपाली सेना ने एक बयान में कहा है कि ये अधिकारी पाकिस्तान सेना के नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कॉलेज के हैं। पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ये अधिकारी एयर कॉमोडोर साद मंसूर अंसारी के नेतृत्व में नेपाल आए हैं। नेपाली सेना ने माउंटेन वारफेयर कॉलेज में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहलगाम हमले के बाद नेपाल ने आतंकवाद के मसले पर भारत को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है, मगर इस घटनाक्रम से उसकी घोषणा पर सवाल खड़े हुए हैं। स्थानीय नागरिक पहलगाम हमले से खफा हैं। नेपाल में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। खबर है कि वहां के नागरिक पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के फैसले से आश्चर्यचकित हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले को लेकर जापान की ओर से भारत को मिले समर्थन का आभार जताया, जिसे लेकर राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत जापान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले के बाद जापान की तरफ से मिले समर्थन पर आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों पक्षों के बीच वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचार का आदान प्रदान किया गया। साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायपालिका ने याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर को ये छूट दी है कि वो अन्य
विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है। ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। न्यायालय ने याची को कहा कि वो दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। देश की सियासत में आज दो बड़े चेहरों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। एक राहुल गांधी और दूसरे राजनाथ सिंह। जहां राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के संदर्भ में विनम्रता दिखाते हुए एक ऐतिहासिक गलती को स्वीकार किया, वहीं विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से भी वैसी ही ईमानदारी की उम्मीद जताई है। ब्लू स्टार ऑपरेशन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि वो उस वक्त राजनीति में नहीं थे, लेकिन जो हुआ वो एक गलती थी और उसे स्वीकार करना राजनीति में बड़ा कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को भी ये सीख लेने की सलाह दी है कि गलती मानना कोई कमजोरी नहीं बल्कि नेतृत्व की ताकत होती है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा जवाब मिलेगा वाले बयान पर संजय राउत हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब वक्त जवाब का नहीं, कार्रवाई का है। पुलवामा और कश्मीर घाटी में हुई हिंसाओं का हवाला देते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी राउत ने कर दी। संजय राउत ने कहा कि जब 26/11 के बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था तो आज अमित शाह क्यों नहीं। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। ये राहुल गांधी जी एक साफ सुथरे दिल के राजनेता है। वो अपनी गलती मान लेते हैं, हमने देखा है। ऐसे नेता राजनीति में देश के हैं, हमारा भाग्य है। जिस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इस देश में हमने एक प्रधानमंत्री को खोया है, आर्मी के जनरल को खोया है, लेकिन वो उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन राहुल जी ने आज ये बात स्वीकार की कि गलती थी, मैं राजनीति में नहीं था। गलती मानना राजनीति में ये बड़ी बात है, बड़ी दिल की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बात राहुल जी से सीखनी चाहिए कि गलती माननी चाहिए और आगे जाना चाहिए। राहुल जी ने करके दिखाया है। कल 13वीं हो गई है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब करारा जवाब दिया जाएगा। देश चाहता है कि करारा जवाब मिले। अगर डिफेंस मिनिस्टर अभी भी ये बात करते हैं कि करारा जवाब मिलेगा तो हम इंतजार करेंगे, और जब इस प्रकार का करारा जवाब देने का दिन आ जाएगा तो हम डेफिनेटली सरकार के साथ खड़े रहेंगे। ये मैं अभी कहता हूँ, उस वक्त हम जरूर सरकार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अमित शाह ने भी गलती माननी चाहिए, गृह मंत्री ने जैसे गलती मानी है राहुल जी ने। राहुल जी का कोई संबंध नहीं था ऑपरेशन ब्लू स्टार से, लेकिन जो नरसंहार हुआ है कश्मीर में, वो गलती जो है वो तो गृह मंत्री की गलती है। तो ये गलती माननी चाहिए अमित शाह जी ने। नहीं, ऐसा नहीं कहा है, आपने मेरी बात ठीक से सुने नहीं है। हमको ये कहा है कि आप नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में, तो मैंने कहा मैं इसलिए नहीं था। तो अगर हम लोग आते तो सबसे पहले अमित शाह का इस्तीफा मांगते और आप लोगों की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती, क्योंकि आप सब सरकार के समर्थन में खड़े हैं। सरकार का समर्थन यानी गलतियों का समर्थन नहीं। अगर हम ऑल पार्टी मीटिंग में आकर अमित शाह जी का इस्तीफा मांगते तो आपकी हालत बहुत खराब होती सबकी। आप सब सरकार का भजन गा रहे थे और हमको ये आदत नहीं है, जो गलती है गलती है। लेकिन हम इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह जी का। उनकी वजह से 27 निरपराध लोग मारे गए, उनकी वजह से पुलवामा में 40 हमारे जवान मारे गए, उनकी वजह से सैकड़ों लोग 10 साल में मारे गए। तो गृह मंत्री को नैतिक अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। आपको मालूम होगा शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया था और हमने मांग की थी अपोजिशन में। 26/11 के अटैक के बाद RR पाटिल यहाँ के गृह मंत्री का इस्तीफा लिया था, यहाँ के मुख्यमंत्री विलास देशमुख का इस्तीफा लिया था। तो अमित शाह जी क्या है, अमित शाह जी क्या है, ये मेरे किताब में आपको पता चलेगा, पढ़ लीजिए। राहुल साहब, आप जिस तरह से अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आने वाले सत्र में संसद में आप
ये मांग रखेंगे? संसद में भी रखेंगे। अगर हिम्मत है कश्मीर पर चर्चा करने की संसद में तो जरूर मांगेंगे। नहीं तो आज मांग रहा हूँ। मैं भी एक पार्टी का नेता हूँ, राज्यसभा का मेंबर हूँ, मेरी पार्टी मांग रही है ना। हम भी इंडिया ब्लॉक के मेंबर हैं। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खेल महाकुंभ भारत की युवा शक्ति के सपनों को, परिश्रम को, जज्बे का प्रतीक है। इस बार ये गेम बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय जैसे शहरों में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें 6000 से ज्यादा युवा खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज खेल भारत की एक नई सांस्कृतिक पहचान बन रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जैसे जैसे भारत का खेल संस्कृति मजबूत होगा, वैसे वैसे भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया में और प्रभावशाली बनेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैभव ने इतनी कम उम्र में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। उनके खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन विभिन्न स्तरों पर मैच खेलने का भी बड़ा योगदान है। इसका मतलब है जो जितना खेलेगा वो उतना ही खिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान बिहार के कई शहरों में प्रतियोगिताएं होगी। पटना से राजगीर, गया से भागलपुर और बेगूसराय तक आने वाले कुछ दिनों में 6000 से अधिक युवा एथलीट 6000 से ज्यादा सपनों और संकल्पों के साथ बिहार की इस पवित्र धरती पर परचम लहराएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा, उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। मैं आपको क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। अभी हमने आईपीएल में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम आयु में वैभव ने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। वैभव के इस अच्छे खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, उनके टैलेंट को सामने लाने में अलग अलग लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मैचों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। यानी जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91.88% दर्ज किया गया और हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने ही बाजी मारी।
12वीं के परिणाम में लड़कियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 94.58% रहा, जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.51% रहा। इस साल 6,94,652 लड़कियों और 8,10,348 लड़कों और 37 ट्रांसजेंडर समेत 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने महाराष्ट्र HSC परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। वहीं कोंकण विभाग के छात्रों ने इस साल भी बाजी मार ली। वहीं लातूर विभाग दूसरे स्थान पर रहा। बोर्ड की ओर से ली गई पत्रकार परिषद में कहा गया है कि इस बार 12वीं के परिणाम 1.49% कम हुए हैं। साथ ही 2027-28 में 12वीं के नए सिलेबस की शुरुआत होने की भी जानकारी दी गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान पर जल्द कार्रवाई न करने का आरोप वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर लगा रहे हैं। इसी बीच एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने केंद्र सरकार से सैजन मिलर के बारे में सनसनीखेज खुलासा करने की मांग करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकाश आंबेडकर का आरोप है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार में सलाहकार के रूप में काम कर रहे जैसन मिलर को केंद्र की तरफ से पहलगाम हमले के बाद लॉबिंग करने के लिए नियुक्ति की गई है। इतना ही नहीं, नियुक्ति के तौर पर जैसन मिलर को हर महीने $1,50,000 देने का सनसनीखेज आरोप प्रकाश आंबेडकर ने लगाया है। पूरे मामले पर उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि भारत जैसे सार्वभौमिक देश में विदेशी मंत्रालय विभाग होते हुए भी एक विदेश नागरिक को लॉबिंग के लिए नियुक्त करने की जरूरत क्या पड़ी। साथ ही प्रकाश आंबेडकर ने केंद्र सरकार पर ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और देश की जनता को इस मामले पर जानकारी देने की मांग भी की। भारत सरकार की ओर से जेसन मिलर जो पिछली डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उसमें एडवाइजर थे, उनको लॉबी करने के लिए अपॉइंट किया गया है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हर महीना उनको जो है वो $1,50,000 दिए जाएंगे, ऐसी उनका एग्रीमेंट है। मैं ये मान के चलता हूं कि अभी जो लॉबिंग चल रही है उसकी वजह एक ही हो सकती है कि भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के वहां से इनके जो स्टेटमेंट आए हैं उससे दिखाई देता है कि उन्होंने एक्शन करने से रोका है सरकार को, भारत सरकार को। यूनाइटेड नेशंस में भी जो रेजोल्यूशन मंजूर हुआ है उसमें भारत सरकार का नाम नहीं है या सिर्फ एजेंसी का नाम उस पर डाला हुआ है। तो पूरी तरह से एक दिखाई देता है कि जो अपेक्षा भारतीय नागरिक कर रहा है कि पहलगाम के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए उस कार्रवाई से संबंधित ये जेसन मिलर को अपॉइंट तो नहीं किया गया है। महाराष्ट्र की परंपरा, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को समर्पित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 4 दिवसीय गौरवशाली महाराष्ट्र महोत्सव एक भव्य और भावनात्मक समापन के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने महाराष्ट्र के 6 विभागों से लाई गई पावन मिट्टी और मंगल जल का गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में विसर्जन किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। या मुंबईच्या वरळीच्या परिसरातील जांभोरी मैदानावरती संयुक्त अजून ठोक बिंदास. सहभागी झाले. कोण आहे? त्या डॉक्टर बोलले. मैदानावरती अतिशय उत्साहाच्या वातावरणामध्ये राज्याची अस्मिता आणि राष्ट्रभक्ती याचा एक सुरेख असा विचार आपल्याला त्या ठिकाणी अनुभवायला मिळाला. महाराष्ट्राच्या कानावर साऊंड ओके का बोलतो? प्रामुख्याने पन्हाळ्याच्या ऐतिहासिक किल्ल्यापासून माझे ज्येष्ठ नेते श्री हसन मुश्रीफ यांनी या यात्रेची सुरुवात केली. ऑन आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ या सगळ्या परिसरामध्ये अजिबात नाही.
राष्ट्रसंत म्हणजे फुसका सोडला तो तोंडाचा राज्याचं झाला नाही. नेतृत्व करणाऱ्या महनीय व्यक्ती देशपातळीवरती भारतरत्न ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते खाली सांगितलं ना महाराष्ट्र भूषण विजेते हा मग त्यांनी खाली असं सांगितलं. ज्या व्यक्तिमत्वाने हे राज्य घडवलं संगम कला और संस्कृति का सम्मान इस संदेश को लेकर आयोजित इस महोत्सव में 4 दिन तक विविध कार्यक्रमों की झलक देखने को मिली। वर्ली के जाम्बोरी मैदान पर लगी प्रदर्शनी में महाराष्ट्र की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बखूबी दर्शाया गया। चाहे गर्जा महाराष्ट्र गैलरी हो या फिर मुख्यमंत्री गैलरी, सभी को दर्शकों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। महोत्सव में पहले दिन निकली शोभा यात्रा और जावेद अख्तर जैसे सम्मानीय अतिथियों की मौजूदगी में आयोजन को विशेष बनाया गया। वहीं दूसरे दिन महिला शक्ति का सम्मान किया गया और तीसरे दिन प्रदेश के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शोभा को और 4 चांद लगा दिए गए। अद्भुत गुप्ते से लेकर आरजे रोहित राउत तक संगीत से सजी हर शाम महाराष्ट्र के रंग में रंगती रही। महोत्सव के समापन ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब संस्कृति और समर्पण एक मंच पर आते हैं तो एकता और गौरव का संपूर्ण संदेश पूरे समाज में गूंजता है। गौरवशाली महाराष्ट्र महोत्सव ने ये काम बखूबी किया। माजी मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार हे देखील एक अतिशय चांगलं आयोजन या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केलं आणि आम्हाला या ठिकाणी निमंत्रित केलं। खरं म्हणजे आपण जर सिंहावलोकन केलं तर या महाराष्ट्रामध्ये जेवढे नेते आहेत, कोणी मुख्यमंत्री झाले, कोणी उपमुख्यमंत्री झाले, कोणी मंत्री झाले, सर्वांनी महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये काही ना काही मोलाचा वाटा त्या ठिकाणी केलेला आहे। आणि म्हणून कधीतरी याबद्दल अशा सगळ्या नेत्यांचा सत्कार व्हावा, त्यांच्या प्रती कृतज्ञता तर मी म्हणणार नाही, पण किमान एक भाव व्यक्त व्हावा अशा माध्यमातून हा सत्कार या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। आणि मगाशी माझी फिल्म मी बघत होतो त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की लोकांना वाटतं मी 2 वेळा मुख्यमंत्री झालो, पण मी 3 वेळा झालो। एकदा 72 तासाचा मुख्यमंत्री मी होतो आणि अजितदादांच्या नावाने तर रेकॉर्ड काय आहे, सगळ्यात जास्त वेळा उपमुख्यमंत्री होण्याचा आणि सगळ्यात कमी वेळाचा उपमुख्यमंत्री होण्याचा देखील, आणि माझेही नावे सगळ्यात कमी वेळाचा उपमुख्यमंत्री होण्याचा देखील रेकॉर्ड आहे। कारण आम्ही दोघेही 72 तास त्यावेळी राज्य चालवलं। पण मला असं वाटतं की आज हे जे राज्य आपल्याला दिसतंय आणि ज्या प्रकारची युती आपल्याला दिसते आहे त्याची मुहूर्तमेढ ही त्या 72 तासामध्येच आम्ही रोवली होती, हे मात्र या निमित्ताने आपल्याला सगळ्यांना लक्षात ठेवावं लागेल। आणि म्हणून मला असं वाटतं की निश्चितपणे आपण हा जो सत्कार केलेला आहे यातनं एक अधिक चांगलं काम करण्याची प्रेरणा ही मला प्राप्त होईल। गर्मी बढ़ रही है, लेकिन बीड़ में पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री और बीड़ के गार्जियन मिनिस्टर अजित पवार की मौजूदगी में भी शहर में पिछले 1 महीने से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद है। नाराज नागरिकों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। शिवसेना ठाकरे दल के सैकड़ों नाराज महिलाओं ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर जोरदार आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि माजल गांव से पानी की आपूर्ति रोक देना और गर्मी में पाइपलाइन का काम शुरू करना नागरिकों के साथ बड़ा अन्याय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने गर्मी के पीक सीजन में पाइपलाइन अपने हाथ में लेकर काम शुरू किया है, जिससे जल संकट और गहरा गया है। अब लोगों की मांग है कि नगरपालिका और सरकार जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करे, वरना विरोध और तेज होगा। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिग बॉस फेम एजाज खान पर एक 30 वर्षीय महिला ने रेप का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये महिला पेशे से एक्ट्रेस है और उसने आरोप लगाया है कि एजाज ने उन्हें इंडस्ट्री में काम दिलाने का झूठा वादा किया था। इसकी आड़ में वो बार बार उनका यौन शोषण करता रहा। अब ये मामला मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि एजाज ने उनसे कहा था कि वो उनकी सारी जिम्मेदारी ले लेंगे, उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एजाज ने ये भी कहा था कि उनके धर्म में 4 शादियां की जा सकती हैं। साथ ही एजाज ने एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में अच्छा काम दिलाने का भी भरोसा दिलाया था। खैर, एक्टर एजाज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई है। मुंबई पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर और सिंगर पवनदीप राजन सोमवार को अमरोहा में तड़के सुबह कार दुर्घटना में घायल हो गए हैं और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पवनदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वो गंभीर हालत में दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। वहीं इस खबर के बाद फैंस सोशल मीडिया पर उनकी खैरियत पूछ रहे हैं और उनकी सलामती की दुआएं भी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पवनदीप चंपावत से दिल्ली आ रहे थे। गजरौला में हाईवे पर सीओ दफ्तर के सामने कट पर खड़े एक टैंकर में कार पीछे से घुस गई। इस हादसे में पवनदीप के दोनों हाथ और पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। यहां तक कि सोशल मीडिया में अस्पताल के अंदर से एक फोटो भी सामने आई है जिसमें यह अस्पताल के बेड पर गंभीर हालत में देखे जा सकते हैं। बाबिल खान का एक वीडियो वायरल हुआ। कुछ कहा गया और बहुत कुछ समझ लिया गया। फिर आया एक सफाईनामा। परिवार और टीम की तरफ से कहा गया कि बाबिल मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और वो वीडियो उसी पल का हिस्सा है। उन्होंने जिन नामों का जिक्र किया वो दरअसल उनके सम्मान का इजहार था, ना कि कोई तंज। वीडियो अब डिलीट कर दिया गया है। बाबिल के शुभचिंतकों को भरोसा दिलाया गया है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। टीम ने गुजारिश की है, टुकड़ों में मत सुनिए, पूरे संदर्भ में समझिए। सुनिए क्या कह रहे हैं एक्टर बाबिल खान के परिवार और टीम के लोग। एक्टर बाबिल खान की टीम ने उनके हालिया वायरल वीडियो और इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने पर सफाई दी है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें बाबिल की मां सुतापा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में बाबिल ने अपनी एक्टिंग और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने के लिए खूब प्यार और सम्मान पाया है। हर इंसान की तरह बाबिल के लिए भी कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं। बाबिल को भी मुश्किल दिनों से गुजरना पड़ता है और ये उनमें से एक था। हम उनके सभी शुभचिंतकों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि बाबिल पूरी तरह से सुरक्षित है और जल्द ही बेहतर महसूस करेंगे। टीम ने यह भी कहा कि वायरल हुए वीडियो को गलत तरीके से शेयर किया गया है, उनका गलत मतलब निकाला गया है। वीडियो में बाबिल ने अनन्या पांडे, शनाया कपूर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, राघव जुयाल, आदर्श गौरव, अर्जुन कपूर और अरिजीत सिंह जैसे कलाकारों का जिक्र किया था। बाबिल ने इन सितारों की तारीफ की थी क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग भारतीय सिनेमा को और बेहतर बनाने में सच्चा योगदान दे रहे हैं। उनकी बातों में इन कलाकारों के जुनून और सच्चाई के लिए सम्मान था। टीम ने मीडिया और लोगों से अपील की है कि वो वीडियो के छोटे छोटे हिस्सों को देखकर जल्दबाजी में कोई नतीजा न निकाले, बल्कि बाबिल के शब्दों के पूरे संदर्भ को समझे। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।